बच्चों, आज हम एनर्जी मैनेजमेंट विषय के अंतर्गत बिंदु संख्या 1.14 एसेंशियल इम्परेटिव एंड स्टेप्स इन यूज़र साइड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग इस विषय पर अध्ययन करेंगे। यानी उपभोक्ता पक्ष के लिए आवश्यक व अनिवार्य ऊर्जा नियोजन के चरण, यानी ऊर्जा के नियोजन के लिए जो सप्लाई साइड है उसमें क्या स्टेप लिए जाते हैं वो हमने पिछले वीडियोस में देखा था। आज हम देखेंगे कि इसमें सप्लाई डिमांड साइड में यानी उपभोक्ता की ओर हमें क्या क्या कदम उठा सकते हैं, जो एसेंशियल इम्परेटिव हैं और जो स्टेप्स हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट के, जो उपभोक्ता की ओर से जो उठाए जाने वाले कदम हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इन कदमों को हम मोटे तौर पे 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट है एस्टेब्लिश बेस केस, यानी हम एक आदर्श स्थिति या एक बेस केस तय कर लेते हैं कि किसी भी प्रकार के उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता तो कई तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कृषि उपभोक्ता है या कोई इंडस्ट्री का उपभोक्ता, इंडस्ट्री भी जैसे मान लीजिए पेपर की इंडस्ट्री है या कोई सीमेंट की इंडस्ट्री है, तो उसके लिए हर एक के लिए एक बेस केस तय हो जाता है। कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, स्कूल है, हर एक तरह का इंस्टीट्यूशन के लिए, हर एक प्रकार की मान लीजिए कोई शॉप है, तो हर एक प्रकार के उपभोक्ता के लिए एक बेस केस तय हो जाएगा। हम ये पता कर लेंगे कि इसमें कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है। अब उस बेस केस से हम जब अपनी ऊर्जा की खपत की तुलना करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा भी एक 1000 स्क्वायर फुट का घर है और 1000 स्क्वायर फुट का हमने बेस केस कोई ले रखा है, 1000 के आसपास स्क्वायर फुट का, तो उनके कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है और हमारे कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है सेम टाइप के अप्लायंसेस यूज़ करते हुए, तो उससे हमें अंदाज़ हो जाता है कि हमारी ऊर्जा की खपत सही है या उसमें कोई अव्यय हो रहा है, उसमें कोई अधिक ऊर्जा का व्यय हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले, जैसे कोई एग्रीकल्चर कंज्यूमर है, एक के भी 5 किलोवाट का पंप लगा हुआ है, दूसरे के भी 5 किलोवाट का पंप लगा हुआ है, एक का यूनिट्स एक्स आ रही है, दूसरे की एक्स प्लस वाई आ रही है। इसका मतलब है कि उसमें वाई कंपोनेंट जो है वो एक्सेस एनर्जी उसमें यूज़ हो रही है, उसको हम किसी भी तरीके से कम कर सकते हैं। तो ये पहला कदम है कि हम इसमें जो बेस केस है उसको तय कर लें। दूसरा कदम इसमें होता है आइडेंटिफाई मेजर्स, यानी प्रबंध के उपायों की पहचान करना। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे घर में मान लीजिए अगर घर का ही मामला लें तो 8 या 10 अप्लायंसेस ऐसे लगे हुए हैं जो ज़्यादा ऊर्जा का उपभोग कर रहे हैं। उसमें हम जिसमें ज़्यादा ऊर्जा का उपभोग हो रहा है सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं और उसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ बिजली की बचत की जा सकती है। जैसे घर का ही मामला लें तो घर में जैसे एसी में सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है। उसके बाद आपके जो हीटिंग के लिए जो ओवंस हैं, उसमें खाना बनाने के लिए ओवंस हैं, उसमें ज़्यादा खपत होती है। उसके बाद जो इंडक्शन कुकर है उसके अंदर ज़्यादा खपत होती है, या हमारे फ्रिज में ज़्यादा खपत होती है। तो इनकी हम पहचान कर लेते हैं और इसमें हम ये पता करते हैं कि अब इसमें कहाँ कहाँ हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। यानी कि हमने वो जगह या वो बिंदु आइडेंटिफाई कर लिए, वो उपाय आइडेंटिफाई कर लिए जिनकी सहायता से हम बिजली की या ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो 2 स्टेप्स हमने पढ़ लिए अभी तक। तो सबसे पहले बेस केस तय करेंगे कि एक आदर्श स्थिति में कितनी एनर्जी कंज्यूम होनी चाहिए, यानी
हमें अपनी एनर्जी कंजम्पशन को लगभग उसी स्तर के आसपास रखना है। इसमें हम हर प्रकार के उपभोक्ता के लिए उसी प्रकार का बेस केस लेंगे। एग्रीकल्चर उपभोक्ता है तो एग्रीकल्चर प्रकार का बेस केस होगा, कोई मान लीजिए घरेलू उपभोक्ता है तो घरेलू प्रकार का होगा, कोई दुकान है तो दुकान का होगा। इस तरीके से हर प्रकार के उपभोक्ता के लिए उसी प्रकार का बेस केस लेंगे। उसके बाद वो मेजर्स जो हैं, वो उपाय जो हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो 2 कदम हमने पढ़ लिए। तीसरा कदम है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंदर वो कार्यक्रम बनाया जाता है, कार्यक्रम का विकास किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। उस कार्यक्रम का विकास किया जाएगा जिसके द्वारा ये ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कई स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कदम इसका यही है। जो इनिशियल इम्परेटिव्स हम पढ़ रहे हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है। तो सबसे पहले हम इसमें कार्यक्रम का उद्देश्य और उसमें किस प्रकार से हमें विकास करना है उसकी योजना बनाते हैं। कार्यक्रम को लागू करने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं या भावी समस्याएं आ सकती हैं, उनके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, वो हम उसमें बनाते हैं। उसके बाद एक प्रोत्साहन योजना बनाते हैं जिससे कि सभी उपभोक्ता उसे लागू कर सकें। प्रोत्साहन योजना भी बनाते हैं और दंडात्मक योजना, जो उसको नहीं लागू कर रहे हैं वो भी बनाते हैं कि जो इसको नहीं लागू कर रहे हैं उनके लिए हम ये पेनल्टी लगा सकते हैं, और जो इसको लागू कर रहे हैं, पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं, उनके लिए हम क्या क्या उसमें प्रोत्साहन दे सकते हैं, हम किस किस तरह की उनको सब्सिडी दे सकते हैं, किस किस तरह के उनको लाभ दे सकते हैं। इस प्रकार से हम इस प्रोग्राम्स को बनाते हैं। उसके बाद इस कार्यक्रम, जो भी हमने कार्यक्रम बनाया, उस कार्यक्रम का विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन इसलिए कि सब उपभोक्ताओं तक वो बात पहुंच सके, सभी उपभोक्ता उससे जान सकें और उसका लाभ लेने के लिए अपने प्रयास कर सकें। तो उसके बाद विज्ञापन हो गया। विज्ञापन के बाद प्रति उपभोक्ता कितना भार इस पर पड़ेगा, भार इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी हर उपभोक्ता को अगर ये ऊर्जा विकास का कदम लागू करने, जैसे मान लीजिए हमने ये तय किया कि सभी घरों में एलईडी लैंप्स लगाए जाएंगे, तो एलईडी लैंप्स लगाने के लिए अगर हम इन्हीं सब चरणों को देखें तो कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो और लोगों को बेहतर रोशनी मिल सके। अब इस प्रकार का हमने उद्देश्य तय कर लिया। उसके बाद कार्यक्रम को लागू करने में समस्याएं जो आएंगी, प्रमुख रूप से जो समस्या आएगी, चूँकि एलईडी बल्ब की कीमत ज़्यादा है, इसलिए हर आदमी इसके लिए तैयार नहीं होगा कि वो एलईडी बल्ब लगा सके। तो वो किस प्रकार से हम उसके लिए क्या उसमें प्रोत्साहन उसको दे सकते हैं, क्या उस जो नहीं लगा रहा उसके लिए पेनल्टीज लगा सकते हैं। जो उसके प्रमुख समस्या आ रही है कि वो एकदम से उसके पास 100 रुपये या 90 रुपये जो भी एलईडी लैंप की कीमत है उतने पैसे नहीं हैं, उतने पैसे वो एक साथ खर्च नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या उसमें स्कीम लेके आ सकते हैं, और उस कार्यक्रम का हमने एलईडी लैंप्स लगाएंगे, उसको किस्तों में दे सकते हैं, उसको बिल में एडजस्ट कर सकते हैं। हर महीने के जो बिल में बिजली की बचत हो रही है उसके रूप में उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का फिर विज्ञापन किया जाता है। उसको ये भी बताया जाता है कि आपके इस कदम से कितनी बिजली की बचत होगी, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा, कितने पर्यावरण के लिए सुविधाजनक स्थितियाँ पैदा होंगी। तो ये सभी काम डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। कार्यक्रम का किस प्रकार से विकास किया जाए। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि प्रति उपभोक्ता हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना खर्चा आएगा। मान लीजिए कि हम औसत मान के चलते हैं, एक आदमी के घर में 4 बल्ब होते हैं, 4 एलईडी लगानी है, 100 रुपये की एक एलईडी लगेगी तो 400 रुपये प्रति उपभोक्ता खर्चा आएगा। तो जितने उपभोक्ता हैं उसको उससे गुणा करके हम ये संख्या निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे पंखे लगे हुए हैं तो उन पंखों जो फ्यूल इफिशिएंट फैंस होते हैं, जो एनर्जी इफिशिएंट फैंस होते हैं, उन एनर्जी इफिशिएंट फैंस को यदि हम लगाएं तो हम
कितनी एनर्जी सेव कर सकते हैं और उसमें एडिशनल कितना खर्चा आएगा उसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रोग्राम का विकास किया जाता है। इसके बाद इनिशियल लेवल का एवोल्यूशन प्रोग्राम चलाया जाता है, यानी कार्यक्रम का प्रारंभिक मूल्यांकन। जो भी हमने ये कार्यक्रम बनाया उसका हम एक मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन इस प्रकार से करते हैं कि जो भी हम ये डीएसएम कर रहे हैं, डिमांड साइड मैनेजमेंट के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम बना रहे हैं, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी इसकी लागत और लाभ का एनालिसिस किया जाता है कि कितनी लागत आई और उससे हमें प्रति माह कितना लाभ हो रहा है। अगर मान लीजिए बहुत कम लागत है और उसमें लाभ ज़्यादा है, तो हम किसी भी व्यक्ति को ये आसानी से समझा सकते हैं कि इसको आप यदि अप्लाई करेंगे तो आपको अल्टीमेटली लाभ ही होगा। बहुत थोड़ा सा खर्चा होगा, वो थोड़ा सा खर्चा जो है आपके बहुत ही कम समय में रिकवर हो जाएगा और आपको अल्टीमेटली लाभ होगा। तो जब हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो कई तरीके से करते हैं, जिससे कि जो सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम का मूल्यांकन है उसमें हम प्राप्त कर सकें और उसको लोगों तक पहुंचा सकें। इसके बाद इनिशियल एवोल्यूशन जो हमने किया, प्रारंभिक मूल्यांकन किया, उसके बाद इस कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन यानी इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से करेंगे। पहले कार्यक्रम बना लिया, फिर उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया, उसके बाद उसको कार्यक्रम को लागू करते हैं। इसमें लागू करने में जो भी हमने स्कीम तय कर रखी है, जैसे एलईडी बल्ब के लिए ही तो एलईडी बल्ब हम किराए पे दे सकते हैं, किस्तों में दे सकते हैं। हम शुरू में उससे सिर्फ 10 रुपये में एलईडी बल्ब दे सकते हैं, बाकी पैसा उसका बिल में एडजस्ट हो सकता है। इस तरीके से सरकार भी इस तरह की कई योजनाएं चलाती रहती है। तो इसी प्रकार की योजनाएं डिमांड साइड मैनेजमेंट में भी हमें समय समय पर चलानी होती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सक्षम होते हैं, वो तो तुरंत एलईडी बल्ब ले लेंगे, लेकिन जो सक्षम नहीं है उनके लिए इस प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ेंगी। और इसमें जो अनुदान है, कोई सब्सिडी है, कोई प्रोत्साहन है, कोई हम उसमें इंसेंटिव देना चाह रहे हैं, वो सब कार्यक्रम इसके एक साथ ही किए जाते हैं। इसके अलावा कोई पेनल्टीज़ हम लगाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए जो व्यक्ति पावर फैक्टर इम्प्रूव करेगा उसको हम कुछ प्रोत्साहन इंसेंटिव दे सकते हैं। जो व्यक्ति पावर फैक्टर को इम्प्रूव नहीं कर रहा है और उसको एक सर्टेन लेवल से भी कम रख रहा है, उसके लिए कुछ पेनल्टीज़ लगाई जा सकती हैं। तो ये सारा का सारा इसका इम्प्लीमेंटेशन का लेवल हो गया। अब इसमें जो अंतिम चरण आता है, कुल 6 चरण हैं, तो छठा चरण जो आता है उसमें हम ये देखते हैं हमारा कार्यक्रम कितना सफल रहा, कितने लोगों तक हम पहुंच पाए, किन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए उसके क्या कारण रहे। हम उसके लिए अब आगे क्या कार्यक्रम इस प्रकार से बनाएं कि हम उन लोगों तक भी पहुंच सकें जिन तक हम नहीं पहुंच पाए। कार्यक्रम के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम क्या क्या समाधान बनाएं, ऊर्जा की कितनी बचत हुई, कितना हमारा कुल खर्चा हुआ, उसका हम मूल्यांकन करें। और मूल्यांकन करने के बाद ये तय करें कि हम इस कार्यक्रम को किस प्रकार से लागू करेंगे। तो कार्यक्रम की सफलता और असफलता ये इस बात पर निर्भर करेगी कि हम कितने लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचा पाए। तो जो इंसेंटिव देने थे वो क्या हम समय पर नहीं पहुंचा पाए, इस कारण से कार्यक्रम इतना सफल नहीं हुआ, या इस कार्यक्रम के अंदर जो हमने सोचा नहीं था वो समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए अब हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। ये सब जो है फाइनल एवोल्यूशन प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाता है। तो मोटे तौर पे इसके 6 कदम होते हैं, उसको आप नोट कर लें। सबसे पहले तो बेस केस एस्टेब्लिश करना, उसके बाद वो उपाय आइडेंटिफाई मेजर्स, वो उपाय तय करना, उपायों की पहचान करना जिनसे कि ये कार्यक्रम किया जा सकता है। तीसरा, वो कार्यक्रम को बनाना, उस कार्यक्रम को डेवलप करना, उसके जो भी विभिन्न पार्ट हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद है
इनिशियल एवोल्यूशन यानी प्रारंभिक मूल्यांकन करना, उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन किया जाता है। क्रियान्वयन में कार्यक्रम वास्तव में आम लोगों तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए ये किया जाता है। उसके बाद उसका फाइनल एवोल्यूशन होता है जिसमें हम कार्यक्रम की सफलता असफलता, उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इन सब का आकलन करते हैं और ये कार्यक्रम और बेहतर किस प्रकार से बनाया जा सकता है इसका निर्णय लिया जाता है। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसी आधार पर जब हमने फाइनल एवोल्यूशन कर लिया, उसके बाद कार्यक्रम के अंदर क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं वो परिवर्तन करके फिर इसी क्रम में आगे बढ़ा जाता है। तो ये सब हमने जो सप्लाई जो डिमांड साइड का जो हिस्सा था उसके लिए जो अनिवार्य चरण थे उनका अध्ययन किया। आप इसका अध्ययन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।